आइए नमक को पानी में मिलाने का एक क्रियाकलाप करते हैं। आपने इस प्रक्रिया में क्या देखा? सबसे पहले नमक को पानी डालने से पानी का स्तर बढ़ जाता है। दूसरा, जब हम नमक को पानी में मिलाना शुरू करते हैं, तो नमक पूरे पानी में फैल जाता है और इस वजह से पानी सफेद दिखने लगता है। तीसरा, कुछ देर मिलाने के बाद पानी का रंग फिर से साफ हो जाता है। और चौथा, नमक पूरा घुल जाने पर पानी का स्तर वापस पुराने स्तर पर आ जाता है। आइए इन अवलोकनों को समझने का प्रयास करते हैं। पहला अवलोकन, नमक को पानी में डालने से पानी का स्तर बढ़ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि नमक कुछ स्थान घेरता है और जब हम उसे पानी में डालते हैं तो पानी का स्तर उतना ही बड़ा होगा जितना स्थान नमक ने घेरा है। ये तो वही बात हो गई जैसे एक बचपन की कहानी में कौवा एक गिलास में पत्थर डालकर पानी का स्तर बढ़ाता है और पानी पी पाता है। दूसरा अवलोकन, जब हम पानी को मिलाना शुरू करते हैं तो नमक पूरे पानी में फैल जाता है और इस वजह से पानी सफेद दिखने लगता है। इससे ये सिद्ध होता है कि नमक कुछ ऐसी वस्तु से बना है जो पूरे पानी में फैल सकती है। तीसरा अवलोकन, कुछ देर मिलाने के बाद पानी का रंग फिर साफ हो जाता है। पानी को गौर से देखिए, आपको नमक के कण नजर आना भी बंद हो गए हैं। क्या इसका मतलब ये है कि नमक गायब हो गया है? नहीं, हम जानते हैं कि नमक गायब नहीं हुआ है, सिर्फ पानी में घुल गया है, जिसकी वजह से हमें दिखना बंद हो गया है। चौथा अवलोकन, नमक पूरा घुल जाने पर पानी का स्तर वापस पुराने स्तर पर आ जाता है। पानी का स्तर वापस पुराने स्तर पर आ जाने का मतलब है कि नमक को जो स्थान चाहिए था, जिसकी वजह से पानी का स्तर बढ़ा था, अब उसे वो स्थान की आवश्यकता नहीं है। तो नमक गया कहाँ? पानी में ही नमक है, ये तो हम पानी को चख के साबित कर सकते हैं। हम इससे ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि नमक इतने छोटे टुकड़ों में टूट गया है कि हमको दिख नहीं रहा। हम इससे ये भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये छोटे कण कहीं ऐसी जगह चले गए हैं जहां इनको अलग से स्थान की आवश्यकता नहीं है। पर ये छोटे कण गए कहां? आइए समझने के लिए एक उदाहरण देखते हैं। कल्पना कीजिए कि एक कमरे में 40 टेबल हैं और 40 बच्चे हैं। अब अगर किसी दिन क्लास में ज्यादा बच्चे आ जाते हैं तो वह बच्चे कहाँ बैठेंगे? जी हाँ, वह टेबलों के बीच वाली जगह में जाके बैठ जाएंगे, जो यहाँ पे पीले रंग के एरो द्वारा दिखाया जा रहा है। ऐसा ही कुछ हमारे नमक और पानी वाले उदाहरण में होता है। पदार्थ कणों से बना है, इसका मतलब नमक भी कणों से बना होगा। नमक के कण आपको यहाँ दिख रहे हैं। अगर पदार्थ कणों से बना है तो इसका मतलब पानी भी कणों से बना है। पानी के कण आपको यहाँ पे नीले रंग के दिख रहे हैं। नमक के कण पानी के कणों के बीच में रिक्त स्थानों में जाके बैठ जाते हैं। जैसा कि हमने अभी उदाहरण में देखा था कि बच्चे टेबलों के बीच में जो जगह है वहां जाके बैठ जाते हैं। नमक और पानी के कण इतने छोटे होते हैं कि हमको अपनी आंखों से अलग अलग दिखाई नहीं दे पाते। यह इतने छोटे हैं कि अगर हम लेंस का भी इस्तेमाल करें तब भी ये हमको नजर नहीं आएंगे। तो हमने इससे पदार्थ के बारे में क्या सीखा? पदार्थ बहुत ही छोटे कणों से बने होते हैं और पदार्थ के कणों के मध्य में रिक्त स्थान होते हैं। आइए पदार्थ के कणों को और बारीकी से समझते हैं। एक अगरबत्ती का उदाहरण लेते हैं। अगर कमरे के एक कोने में बिना जली हुई अगरबत्ती रखी हो
तो क्या आपको उसकी महक कमरे के दूसरे कोने में आएगी? आप कहेंगे नहीं, कमरे के दूसरे कोने में अगरबत्ती को बिना जलाए उसकी महक नहीं आएगी। पर वहीं अगर मैं अगरबत्ती को जला दूं, तो हम जानते हैं कि अगरबत्ती का धुआं पूरे कमरे में फैल जाता है। अगर कमरे में पंखा ना हो और हवा एकदम स्थिर हो, तो क्या अगरबत्ती की महक कमरे के दूसरे कोने तक पहुंचेगी? हाँ, नहीं या पंखा चलाना पड़ेगा? इसका जवाब है हाँ, पंखा चलाने की जरूरत नहीं है और अगरबत्ती की महक कमरे के दूसरे कोने में अपने आप फैल जाएगी। पर यह होता कैसे है? बिना पंखा चलाए या बिना हवा चलाए अगरबत्ती का धुआं पूरे कमरे में कैसे फैल जाता है? इसका जवाब यह है कि अगरबत्ती के धुएं के कण गतिशील होते हैं। यह सारे पदार्थ के लिए सत्य है। किताब, पत्थर, पानी, ये सब पदार्थ जितने भी कणों से बने हैं, वे सब कण गतिशील होते हैं। यह कण इतने छोटे होते हैं और इतना कम गति करते हैं कि हम इनको लेंस से भी नहीं देख सकते। अपने सामने रखी टेबल को देखें। टेबल में जो पदार्थ के कण हैं, क्या वह गति कर रहे हैं? हाँ या नहीं? इसका जवाब है हाँ। पर अब आप सोचेंगे कि हमको ये कण गति करते हुए दिखते क्यों नहीं हैं? और टेबल को हाथ लगाने पे उनकी गति महसूस क्यों नहीं होती है? इसका जवाब ये है कि ये कण इतने छोटे हैं और इतना कम गति कर रहे हैं कि हम इसको अपनी आंखों से नहीं देख सकते और लेंस लगाने पर भी हमको ये नजर नहीं आते हैं। इससे हमने ये सीखा कि पदार्थ के कण लगातार गतिशील होते हैं। चूंकि हमने ये बात की है कि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, हमको यहाँ पर एक अवधारणा समझनी होगी जिसको हम कहते हैं गतिज ऊर्जा। क्या आपको कभी खेलते हुए गेंद लगी है? आप क्या महसूस करते हैं? जी हाँ, आप बहुत बल महसूस करते हैं। इस बल की वजह यह है कि चलती हुई गेंद में गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा कणों की गति के कारण होने वाली ऊर्जा है। अगर कोई कण गति नहीं कर रहा है, तो गतिज ऊर्जा शून्य रहेगी। अगर कोई कण गति कर रहा है, तो गतिज ऊर्जा शून्य से ज्यादा रहेगी। गति जितनी ही ज्यादा होगी, गतिज ऊर्जा उतनी ही ज्यादा होगी। चूंकि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। यहाँ पर एक और अवधारणा जो हमको समझ लेनी चाहिए, उसको कहते हैं विसरण। आइए अगरबत्ती का उदाहरण देखते हैं। हमने देखा था कि पंखे को बिना चलाए अगरबत्ती का धुआं पूरे कमरे में फैल जाता है और ये इस कारण होता है कि अगरबत्ती के धुएं के कण गतिशील होते हैं। पर क्या ये नमक और पानी के उदाहरण के लिए भी सत्य है? अगर मैं एक गिलास पानी में नमक डाल दूं, तो 1 घंटे में नमक के साथ क्या होगा? क्या नमक पानी में मिल जाएगा या नमक पानी के गिलास के नीचे पड़ा रहेगा? इसका उत्तर है कि नमक पानी में मिल जाएगा। हम जानते हैं कि ऐसा इस वजह से होता है कि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। इस वजह से नमक के कण पानी में विसरित हो जाएंगे। दो विभिन्न पदार्थों के कणों के स्वतः मिल जाने को विसरण कहते हैं। यहाँ पर एक और अवधारणा जो हमको समझ लेनी चाहिए, उसको कहते हैं विसरण। आइए अगरबत्ती का उदाहरण देखते हैं। हमने देखा था कि पंखे को बिना चलाए अगरबत्ती का धुआं पूरे कमरे में फैल जाता है और ये इस कारण होता है कि अगरबत्ती के धुएं के कण गतिशील होते हैं। पर क्या ये नमक और पानी के उदाहरण के लिए भी सत्य है? अगर मैं एक गिलास पानी में नमक डाल दूं, तो 1 घंटे में नमक के साथ क्या होगा?
क्या नमक पानी में मिल जाएगा या नमक पानी के गिलास के नीचे पड़ा रहेगा? इसका उत्तर है कि नमक पानी में मिल जाएगा। हम जानते हैं कि ऐसा इस वजह से होता है कि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। इस वजह से नमक के कण पानी में विसरित हो जाएंगे। दो विभिन्न पदार्थों के कणों के स्वतः मिल जाने को विसरण कहते हैं। पदार्थ के कणों की एक और भौतिक प्रकृति को समझने के लिए आइए एक क्रियाकलाप करते हैं। इस क्रियाकलाप में हमको अपने दोस्तों द्वारा बनाई गई एक लाइन तोड़नी है। पहले उदाहरण में दोस्तों ने अपने हाथ आपस में बांधे हुए हैं। दूसरे उदाहरण में दोस्तों ने अपने हाथ बस छू रखे हैं। इन दोनों में कौन से उदाहरण में लाइन को तोड़ना ज्यादा आसान है? आप देख सकते हैं कि जिस उदाहरण में हाथ बस छू रहे हैं, वहां पे लाइन को तोड़ना ज्यादा आसान है। आइए अब एक और उदाहरण देखते हैं जहां पे हम लाइन की जगह पदार्थ को तोड़ने का प्रयास करेंगे। एक कागज का टुकड़ा लेते हैं और उसको अपने हाथ से तोड़ने का प्रयास करते हैं। एक थाली में पानी लेते हैं और अपनी उंगली को उसमें चलाने का प्रयास करते हैं। लाइन तोड़ने की तरह इनमें से किस उदाहरण में आपको अपनी उंगली को चलाना ज्यादा आसान था? पानी। आपने देखा कि जब हमने अपनी उंगली को पानी में चलाया तो हमको कम बल लगाना पड़ा। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पानी वाला उदाहरण वैसा उदाहरण है जहां पे हमारे दोस्त लाइन में खड़े हैं और बस अपने हाथों को छू रहे हैं। और कागज वाला उदाहरण वैसा उदाहरण हुआ जहां पे हमारे दोस्त अपने हाथ आपस में बांध के खड़े हैं। कागज वाले उदाहरण में हमको ज्यादा बल इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि कागज के कणों के बीच में वैसे ही आकर्षक बल है जैसे हमारे दोस्तों के बीच में थे जब वह हाथ बांध के खड़े थे। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आइए एक बार दोहरा लेते हैं। पदार्थ कणों से मिलकर बने हैं। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। पदार्थ के कणों के मध्य में रिक्त स्थान होते हैं। पदार्थ के कण लगातार गतिशील होते हैं और पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण होता है। हमें आशा है कि आपको पदार्थ की भौतिक प्रकृति के बारे में समझ आ गया होगा। इसको अपनी कॉपी में लिख लें और कोई संदेह हो तो अपने टीचर से पूछ लें।